बच्चों, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। हम लोगों ने बैंक के संबंध में पढ़ना शुरू किया था और अब तक हम लोगों ने बैंक क्या है और उसके कार्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हैं। तो आइए आज हम लोग दूसरा चैप्टर अपना शुरू करते हैं, बैंक की कार्यप्रणाली। बैंकों की कार्यप्रणाली, वर्किंग सिस्टम ऑफ बैंक, यानी बैंक क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंक जो है दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला है जनता से जमाएं स्वीकार करना और दूसरा है ज़रूरतमंद व्यक्ति को या संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। यह बैंक का कार्य है। तो जो बैंक की कार्यप्रणाली की बात आती है तो इन्हीं दोनों के संबंध में वो कार्य करेगा, यानी कि जमा स्वीकार करने के लिए और ऋण देने के लिए क्या करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जमा के संबंध में, यानी बैंक के पास जमाएं आती कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो इसके लिए बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहकों को बैंक में खाता खोलने का विकल्प देता है और तमाम प्रकार के खाते खोलते हैं। कुल मिलाकर के अगर यहाँ बात करें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत 5 प्रकार के वो खाते खोलवाता है और उसमें उनकी जमाओं को स्वीकार करता है। जिसमें पहला आपका है चालू खाता, जिसको करेंट अकाउंट बोलते हैं, बचत खाता जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड अकाउंट, और उसके बाद है गृह बचत खाता, इसको घरेलू गोलक खाता भी कहते हैं। तो हाउसिंग सेविंग अकाउंट, हाउस सेविंग अकाउंट। और फिर पांचवा का आवर्ती जमा खाता, जिसको रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। एक निश्चित समय पर उसको आपको निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। तो इस तरह के आप ये 5 प्रकार के खाते खुलवा करके वो लोगों की जमाएं स्वीकार करता है अपने पास। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला, जैसा कि आपने सुना कि मेरा है चालू खाता, जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से आशय होता है कि यह आम तौर पर व्यापारियों द्वारा के लिए खोला जाता है, जिनका रोज़ का ढेर सारा ट्रांजैक्शन होते हैं। दिन में कई बार पैसे निकालना, जमा करना, कई लोगों को पेमेंट करते हैं, चेक देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जिन लोगों को ढेर सारी बैंकिंग कार्य करने होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है करेंट अकाउंट। आमतौर पे यह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए खोले जाते हैं, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए खोले जाते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक दिन के अंदर कई बार आप रुपए जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आगे है इसका कि इसमें जो आप बार बार निकालते हैं और जमा करते हैं, धनराशि आवश्यकता पड़ती है वो करते रहते हैं। इसमें एक बैंक द्वारा इसमें ब्याज, बैंक जो है इसके खाता धारकों को कोई ब्याज नहीं चुकाता है। यानी कि अगर आपने जो है पैसा जमा किया, जैसे कि आमतौर पे जो बचत खाते में आप लोग जमा करते हैं उसमें ब्याज देता है, लेकिन जो ये चालू खाता आपकी बात कर रहे हैं इस पर ब्याज नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ कि इसमें चाहे तो वो कुछ दशाओं में उल्टे ग्राहक से जो है कुछ सर्विस चार्ज वसूल कर सकता है, यानी कुछ पैसा ले सकता है कुछ सेवाओं देने के बदले में। यानी कि कुल मिला के करेंट अकाउंट में बैंक कुछ देता नहीं आपके जमा पर, बल्कि वो आपसे ले सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी विधि क्या है, कौन खोल सकता है चालू खाता खोलने की विधि। तो कोई भी व्यक्ति जो एक सामान्य सा नियम है खाता खोलने का, उसके आधार पर आवेदन पत्र भर करके कुछ चीज़ें हैं जो बैंक का शुल्क वगैरह होता है वो सब चीज़ दे करके कर सकता है। जैसे कि व्यक्ति अपना पूरा नाम, व्यवसाय का पता लिखे कि हम कौन सा बिजनेस करते हैं। व्यक्ति अपने परिचय करने वाले बैंक, यानी कोई एक तो आपका पुराना साक्षी होना चाहिए जो गारंटर के रूप में उस पर सिग्नेचर कर सके। खाता जो खोलवा रहा है उसका दस्तखत होना चाहिए, किसके कौन खोलवा रहा है उसका दस्तखत होना चाहिए। व्यक्ति के नमूने, यानी कि खाते का हस्ताक्षर का नमूना होना चाहिए, ताकि उसको देख करके ही चेक आपको क्लियर किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चालू खाता खोलने के लिए होते हैं। और उसमें जो है आपको क्या चाहिए, पहचान पत्र के लिए आपको खाता खोलने के लिए कुछ पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका
राशन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, कोई किसी की एक छाया प्रति दे करके प्रमाणित प्रति देना होगा और आपका खाता खुल जाता है। प्रमाण पत्र आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह होता है। किसी ऐसे व्यक्ति का प्रमाण पत्र देना हो जो जो आपको जानता हो, यानी कि जो आपकी गारंटी ले सकता हो, आपकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे सकता हो, ऐसे व्यक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। और नमूने का हस्ताक्षर, यानी आपका जो सिग्नेचर जैसे करते हैं उस तरह का दस्तखत बना करके आप 2-3 प्रतियां में वहाँ पे दे देंगे, ताकि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो उससे वो मिलान कर सकें। तो ये तो हो गया आपका। और आगे भी एक चीज़ है कि आपके खाते में कुछ न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए, यानी आपने खाता खुलवाया है करंट अकाउंट, तो उसमें कुछ पैसा आपके खाते में सदैव रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रहेगा कि आप उतना अमाउंट जो है उसमें रखेंगे। और आगे है आपका चालू खाता कौन खोल सकता है। तो जहाँ तक खोलने वाली बात, अकेला व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जा करके जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है वो खाता खोल सकता है, और बाकी शर्तों के ऊपर जो चीज़ें मांगी गई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकता है। और आगे है आपका संयुक्त नाम वाले, कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो खोलते हैं उसको ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं या संयुक्त खाता बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ होता है कि जो संयुक्त खाता खोला जा रहा है उसमें ये तय हो जाता है पहले से कि दोनों लोग या 2 से अधिक जो भी है सब लोग उसके दस्तखत से पैसा निकलेगा, या खाते का संचालन होगा, या कोई एक व्यक्ति के ही से काम चल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें उसमें पूरा लिखा रहता है, डिटेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रह गया था व्यक्तिगत वाले में, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु कम है, 18 वर्ष से कम है, तो उनका भी खाता खुल सकता है, लेकिन उसके खाते का जो संचालन होगा उसका गार्जियन करेगा, उसके गार्जियन द्वारा उसका खाते का संचालन होगा। इस यहीं पे एक संशोधन हुआ है, आरबीआई ने एक संशोधन किया है इस 18 वर्ष वाले सीमा को। आरबीआई ने कहा है कि अब जो है, यानी 2014 से इसने संशोधन किया है, 2014 में एक संशोधन किया कि अब कोई व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष है, कोई 10 वर्ष का बालक है, तो वो भी अपना खाता उसका खोला सकता है और उसका ऑपरेशन मतलब वो संचालन स्वयं कर सकता है। यानी 18 वर्ष की आयु को घटा करके अब 10 वर्ष कर दिया गया है। इस बात को आप ध्यान करेंगे। ठीक। और आगे आपका है संयुक्त नाम वाला हो गया, 2 व्यक्ति। फिर रहता है साझेदारी संस्था। हम लोग कुछ फॉर्म्स बनाए, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, जहाँ पे 2, 3, 4, 5 पार्टनर हो सकते हैं। तो उन फर्मों के लिए भी एक खाता खोला जा सकता है। उनमें एक समझौता जो साझेदारी होती है उसके लिए पार्टनरशिप डीड होता है, साझेदारी संलेख होता है, उसमें सारे नियम लिखे होते हैं कि कौन कैसे कितना हिस्सा किसका होता है। तो उस हिसाब से उस डीड के आधार पर जो है खाते का संचालन किया जाएगा। अगर किसी स्थिति में पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो एक समझौता पत्र आपको लिख के देना होगा बैंक को कि हम लोग कैसे खाते को संचालित करेंगे। आगे आपका है चौथा है संयुक्त स्कंद, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये भी एक प्रकार का होता है, जैसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, आप इसको आएंगे तो 11th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि संयुक्त स्कंद कंपनी क्या होती है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए जो है कुछ लोग मिल करके जब कोई एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए भी खाता खोला जाता है, जिसमें कि दोनों जो भी लोग उसमें लगे होते हैं सब लोग मिल करके खाते का संचालन करते हैं। आगे आपका है गैर व्यावसायिक संस्था। गैर व्यावसायिक संस्था से आशय है कि ऐसी संस्थान जो बिजनेस लाभ के लिए काम नहीं करती। जैसे आप मान लीजिए विद्यालय हुआ, निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, महाविद्यालय हुए, मनोरंजन क्लब, सरकारी संस्थाएं, अनाथालय, धार्मिक संस्थान, ये सब ये सारे जो संस्थान हैं वो गैर व्यवसायिक संस्थान होते हैं। इनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, और इनके खातों का संचालन के लिए जो है कोई व्यक्ति अपना जिसका अधिकृत कर दें, अधिकृत व्यक्ति जैसे सभापति होता है, सचिव होता है, प्रबंधक होता है, कोषाध्यक्ष होता है, तो ये लोग खाते का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये करंट अकाउंट का आपका हो जाता है। अब चालू खाता खोलने के बाद आपको क्या बैंक देता है, आपके पास क्या कौन सी पुस्तकें क्या क्या देता है। तो पहला आपको पासबुक एक देता है, चेकबुक देता है, और जमा पर्ची की पुस्तक देता है। ये चीज़ें रहती है। इस पासबुक में क्या होता है, आपके खाते का सारा विवरण रहता है कि आपके पास कितना पैसा जमा किया है, कितना आपने निकाला है, और शेष बैलेंस क्या है आपके खाते का। तो इस तरह से एक हो जाता है आपका। जैसे ये देखिए नमूना दिया गया है स्पेसिमेन में, यानी कि आपका ये किस तारीख को किसके द्वारा किस चीज़ से निकाला है, निकाली गई रकम, जमा की गई रकम,
और बैलेंस आपका इस तरह से पासबुक आपका होता रहता है। और आमतौर पर हम समझते हैं कि तमाम लोग पासबुक वगैरह देखे होंगे, इन चीज़ों को जानते होंगे। चेक बुक होता है, चेक बुक भी इशू किया जाता है। अगर आपने खाते पर अपने चेक मांगा तो करंट अकाउंट है तो आपको मानी कि आपका चालू खाता है, उस पर अनिवार्य रूप से चेक बुक इशू होता है। तो आप उस चेक के माध्यम से ही पैसे निकालते हैं, किसी को देते हैं हस्ताक्षर करके, तो वो सारा चीज़ें हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चेक का नमूना दिया गया है, ये देखेंगे आप यहाँ पे एक चेक का ये नमूना दिया गया है, स्पेसिमेन बनाया गया है। और आमतौर पर लोग देखे होंगे चेक क्या होता है। चेक की सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी आयु निश्चित होती है, 3 माह के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पे डेट लिखते हैं, डेट अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तो उसको वो चेक कैंसिल करना पड़ता है। यहाँ पे जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे जिसको पैसा देना उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पे धनराशि अंकों में, यहाँ पे शब्दों में लिख देते हैं। आपका अकाउंट नंबर पहले से प्रिंट होता है। आपका खाता है तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसका जिसका खाता है उसका नाम लिखता है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। और इस तरह से आप चेक दे देंगे तो और चेक को और सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पे क्रॉस्ड किया जाता है, इस तरह से रेखांकित कर देंगे, अकाउंट पे ही कर देंगे। तो इस तरह से को है ये चेक होता है कि आप इस तरह से करके चेक से पैसे निकाल सकते हैं। और आगे है जमा पर्ची। जमा पर्ची से आशा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं, जो जमा की पर्ची है उसकी एक मोटी स्लिप आप दे जाते हैं, आप उसमें लगातार पैसा जमा कर सकते हैं। और आपका 2 पड़ और प्रतिपड़ होता है, तो आपके पास प्रतिपड़ सुरक्षित रहेगा। यानी कि इस तरह से होता है, ये 2 भागों में से होता है। आप लोग पैसा जमा किए होंगे, जानते होंगे, इस तरह से होता है। ये सारी अमाउंट जो डिटेल इसमें भरेंगे वही डिटेल यहाँ भरते हैं, और बैंक वाला यहाँ से इसको फाड़ करके अपने पास रख लेगा, और ये शेष हिस्सा आपके पास बचा रहता है, ताकि भविष्य में आप जान सकें कि ये हम इतने अमाउंट कहाँ किसको जमा किए हैं या कौन जमा किया है, ये भी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। आगे आपका है चालू खाता खोलने से लाभ क्या मिलेगा। तो लाभ की जहाँ तक बात है तो जमा राशि अधिकतम सीमा, यानी कि आप चालू खाता में कितना भी राशि जमा कर सकते हैं, कोई सीमा होता है, कितनी बार भी जमा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेन देन की सुविधा होती है, जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। धनराशि के हस्तांतरण, चेक के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से धनराशि भेज सकते हैं। चेक, बिल, हुंडी इत्यादि से भुगतान किया जा सकता है। विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाने का काम किया जा सकता है इस खाते से। तो ये सारी आपके बेनिफिट्स हैं। आपको इस खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट वो होता है कि आपको के खाते में पैसा कम है, उसके बावजूद भी आपको अधिक पैसा निकालने की सुविधा मिल जाती है। उसको अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई चालू खाते के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है फिक्स्ड अकाउंट, सावधि जमा खाता। ऐसा खाता जो ये स्थायी जमा खाता भी इसको बोलते हैं, मियादी खाता भी बोलते हैं, मुद्दती खाता बोलते हैं। यानी कि में समय फिक्स होता है। मुद्दत मतलब समय होता है, मियाद मतलब भी समय होता है, और सावधि अवधि मतलब समय होता है। इसलिए इसको जो है इस नामों से फिक्स्ड अकाउंट कहते हैं। और इसमें एक निश्चित आप धनराशि जितनी भी चाहें फिक्स कर सकते हैं, और निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, इस तरह की चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। और उसके पहले आप जो है पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप निकालते भी हैं तो फिर आपको हानि होगा उसमें। और इसकी एक खासियत अच्छी होती है ये कि इसमें ऊंचा ब्याज दर मिलता है। इसको जो ब्याज की दर होती है वो अधिक मिलता है। समय जितना अधिक समय होगा उतना लंबा ब्याज दर अधिक मिलेगा आपको। तो इस बात का होता है कि सावधिक जमा खाते में जितने देर के लिए आप पैसा रोके रहेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ उसका मिलता है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि इस पर आप जो है लोन ले सकते हैं सावधि खाते से। आगे है आपका सावधि जमा खाता खोलने की विधि क्या क्या है। तो जैसे चालू खाता को उसी तरह से आप इसमें कुछ करना नहीं, आप अमाउंट लेकर गए, जमाकर्ता बैंक के पास गए, छपा हुआ आवेदन पत्र होता है उसको भर देते हैं, और जितनी राशि आपको जमा करना जितने समय के लिए वो उसको दे देते हैं, और वो वहाँ पे आपका खाता खुल जाता है। और एक आप रसीद, इस तरह से आप एक रसीद आपको ये देखेंगे तो IDBI का एक है, ये फिक्स्ड अमाउंट का ये पूरा विवरण दिया गया है, उसको डिटेल में पढ़ देख लीजिएगा। इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि आपके धन राशि के
के जमा होने का प्रमाण होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे लाभ क्या होता है सावधि जमा से? तो पहली बात है अधिक ब्याज दर प्राप्त होता है, धनराशि आपकी सुरक्षित रहती है, ऋण की सुविधा मिल जा रहा है, धनराशि वापस लेने की भी सुविधा है लेकिन उसमें आपको कटौती करना होगा। बैंक को लाभ होता है, इससे बैंकों को भी लाभ होता है। क्या कि बैंक के पास एक बड़ा पूंजी निर्माण हो जाता है। उनको पता है कि जो पैसा ये जमा किया गया हमारे पास सावधि के रूप में, ये एक निश्चित समय के बाद ही मांगा जाएगा, तो ये बैंक अपने इस पूंजी का कहीं ना कहीं निवेश कर देता है और इस पर लाभ कमाता है। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। अगला आपका है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप सभी लोगों का खाता खुलता है, उसको बचत खाता ही कहते हैं। आपके पास भी जो बैंक का खाता होगा वो सेविंग अकाउंट होता है। आम तौर पे ये निम्न मध्यम लोगों के लिए होता है जिनकी आय कम होती है और वो जिनको बार बार बैंकों से लेन देन नहीं करना पड़ता है, बहुत निकालने बैठाने की जरूरत नहीं होती, पैसा डालना निकालना रहता है, तो वो जो है इस तरह का खाता खोल लेते हैं। और एकदम आसान तरीका है। वही एक फॉर्म भरेंगे आप, फ़ोटो लग जाएगा, आप पूरा डिटेल हो जाएगा, आपका पहचान पत्र लग जाएगा, पहचान पत्र लगेगा और आपका निवास का प्रमाण पत्र लग जाता है और नमूने का हस्ताक्षर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको कोई एक पुराना व्यक्ति ग्राहक होगा जो आपका परिचय करा देगा, घोषणा पत्र में दस्तखत कर देगा। इस तरह से आपको हो जाती है। और इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो पासबुक सबको मिलता है, दूसरा है चेक बुक की सुविधा। आप लेना चाहते हैं तो मिलेगा, नहीं लेना चाहते तो नहीं मिलेगा। आगे आपका एक ATM कार्ड भी मिल जाता है, निकासी पत्र तो ये बैंक से मिल जाता है। इस निकासी फार्म इसको आप बैंक में जाकर भर के दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बचत खाता के बारे में सब लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे। इसमें बस ये है कि ब्याज दर कम मिलता है, आपको जो धनराशि जमा करते हैं उस पर ब्याज दर कम मिलता है। और छोटे छोटे बचतों यानी कि इससे लाभ क्या है, तो अल्प बचत जमा को आप सुविधाजनक, आपके पास थोड़ा सा पैसा आया उसको जाकर के बैंक में जमा कर दीजिए, आपका बैंक धन सुरक्षित रहेगा। ब्याज की प्राप्ति इस पर आमतौर पर अन्य की तुलना में कम होता है। चेक से निकासी की सुविधा होती है लेकिन उसमें भी रहता है कि आपके खाते में न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए। इसे कह दिया कि 1000 रुपये होना चाहिए तो 1000 रुपये आपके खाते में होना चाहिए, उससे कम होने पर आपको पेनाल्टी लग जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अगला हमारा बैंक खाता खोलने का तरीका है सेविंग अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट, जिसको गृह गोलक खाता है, घरेलू गोलक खाता भी कहते हैं। इसमें यह भी एक सेविंग अकाउंट का एक रूप है, बचत खाते का ही एक रूप है। इसमें जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं रहती हैं, जहाँ पे बार बार आप चूँकि शहर में रहते हैं तो तुरंत बैंक में पहुँच सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में जहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है, तो ऐसे इलाकों में रोज़ आप बैंक आ जा नहीं सकते हैं। तो एक बॉक्स जो गुल्लक टाइप का होता है, गुल्लक देखे होंगे, उस तरह का बैंक अपना गुल्लक देता है, उसमें बैंक का ताला लगा होता है और लोग उसको लेके घर चले जाते हैं। 1 महीने तक अपना छोटा मोटा बचता है, जो रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी उनके पास आया, 1000 500, तो उसमें डालते जाएंगे। और महीने के लास्ट में एक दिन लेकर के बैंक जाएंगे, जब भी जाते हैं अपने सुविधा अनुसार, और बैंक का कर्मचारी उनका खाता तो ताला खोलेगा और पुनः उनका पैसा जो है उसमें जमा कर दे, उनके खाते में, बचत खाता जो उनका खुला था उसमें जमा कर देता है और फिर वो बॉक्स उनको दे देता है कि लेके जाइए, अब आप जो है फिर अगले महीने जब भी आपको सुविधा हो आप आ जाइएगा। इस प्रकार से उनको एक बचत की आदत उनकी बन जाती है। अगला आपका खाता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती का मतलब होता है एक निश्चित, जैसे कि आपने आवर्तकाल पढ़ा होगा, ये गोला वाला दोलन का इस तरह से जो है आता जाता है, एक निश्चित समय होता है, इस तरह से आपका मूवमेंट होता रहता है दोलक का। उसी तरह से ये आवर्ती का है कि आपका निश्चित समय पर आपने खाता खोला, मान लीजिए आपने कहा कि मैं 100 रुपये, ये 100 रुपीज़ जो है आप हर महीने के 10 तारीख को जमा करेंगे, तो आपको हर महीने की 10 तारीख को ये 100 रुपया बैंक में जमा करना ही होगा। इस तरह से आपका ये रेकरिंग आवर्ती हो जाती है, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को आप 100 रुपये जमा करेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके आपके एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं रेकरिंग अकाउंट या आवर्ती जमा। इससे लाभ क्या होता है, देखिए इस पर ब्याज, क्योंकि इसमें पैसा निकालने की
वो नहीं रहती है कि आप जल्दी निकाल लेंगे। आमतौर पर जैसे सेविंग अकाउंट में निकालते हैं, ये फिक्स होता एक टाइप का होता है, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, जो भी अपना जितना समय देंगे उतने समय के लिए वो फिक्स होता है, उसके बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस पर ब्याज अधिक आपको मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। आपको हमेशा लगता है कि हमको 10 तारीख को जो है ये 100 रुपये जमा करना है, तो आप उसको तैयार रखेंगे। बचत भार का अनुभव न होना, यानी कि आपका बहुत छोटा सा अमाउंट है, आपको बहुत महसूस भी नहीं होगा, हर महीने आप निश्चित धनराशि जमा करते रहेंगे। और आगे आपका भावी योजना में मदद बनता है। जैसे मान लीजिए आपने एक खाता 100 रुपये का खुलवाया 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो आपने 100 रुपया 5 वर्ष के लिए जमा किया, तो आपको पता है कि 5 वर्ष बाद ये हमारी धनराशि कितनी हमको मिलने वाली ब्याज के साथ। तो आप एक योजना बना सकते हैं कि 5 वर्ष बाद मैं ये काम करूँगा। तो आप जो है एक आपको इस तरह से योजना बनाने में, भविष्य की योजना बनाने में आसान होती है कि ठीक है भाई चलो, जैसे आप कोई अच्छा सा काम कर सकते हैं, घर का कोई काम कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और, इस खाते पर ऋण लेने की सुविधा, ठीक है आपने 5 साल के लिए फिक्स किया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है बीच में तो आप बैंक से उधार ले सकते हैं इसके आधार पर। तो ये कुल मिला करके जो भी हम लोगों ने खाते अब तक 5 खाते खोले, यानी कि चालू खाता, बचत खाता, घरेलू गुल्लक खाता, सावधि जमा खाता और रेकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। तो ये 5 तरीके से बैंक अपने पास धन इकट्ठा करता है, यानी कि सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैंक की पूंजी के क्या साधन है। तो पूंजी का जो पहला साधन हो गया, अभी आपने पढ़ा कि वो जमाओं से आता है, लोगों से डिपॉजिट यानी कि जमा राशियाँ। लोगों ने जो 5 प्रकार के खाते खोल के पैसा जमा कर दिया, वो बैंक की पूंजी का साधन हो गया। इसके अलावा बैंक भी साधन इकट्ठा करता है, जैसे कि अंश शेयर, यानी बैंक अपना शेयर जारी करता है और जनता उसमें पैसा लगाती है और वो उसका हो जाता है। आरक्षित निधि, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो रिजर्व कोष में रखे रहता है, वो भी उसका निधि है। लोन लेता है, उधार लेता है, आरबीआई से उधार लेता है, सरकार से उधार लेता है, अन्य बैंकों से उधार लेता है, अन्य वित्तीय संस्थाओं से, तो वो चीज़ होती है। और आगे है साख का क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए जानिए कि जैसे मान लीजिए बैंक के पास, हमने कभी चर्चा भी किया था आपसे कि बैंक के पास 1000 रुपया है, तो वो इस 1000 रुपये को 10 लोगों को ऋण बांट सकता है। 1-1000 रुपये सभी 10 लोगों को 1-1000 रुपये इस तरह से बांट सकता है 10 लोगों को। और इस तरह से वो जो है 10 में 1000 में 10 का गुणा करें तो 10,000 रुपये, यानी कि वो 1000 को 10,000 रुपये बना सकता है उधार बांट करके। इस तरह से उसको साख का रेवानी की क्रेडिट का क्रिएशन कर रहा है। तो ऐसा क्यों करता है, उसको पता है कि ये जो 10 लोगों को मैंने 1000 रुपया दिया है, सिर्फ उनके खाते में हम क्रेडिट कर देंगे, वो लोग निकालेंगे नहीं पैसा। ये माना जाता है कि हर व्यक्ति को पूरी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसके खाते में उसको संतुष्टि रहती है कि हाँ हमारे पास इतना है, भविष्य में ज़रूरत पड़ा तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो ये एक बैंकिंग आंकड़ा है कि मान लिया जाता है कि लोगों के हैबिट, आदत के अनुसार कौन कितना पैसा निकालेगा कि नहीं करेगा, उसके आधार पे मान करके चलते हैं कि चलो हमारे पास अगर 1000 रुपया है तो हम ये 1000 रुपये 10 लोगों को बांट सकते हैं, थोड़ा रुपया, सब लोग एक साथ लेने नहीं आएंगे। तो इस तरह से वो साख का निर्माण करता है। ये तो आपके जो है बैंकों के आय के साधन हो गए कि विभिन्न माध्यमों से, अंश के माध्यम से, आरक्षित कोष के माध्यम से, जमा के माध्यम से, लोन के माध्यम से और क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से वो धन उसके पास आता है। अब दूसरी तरफ होता है कि बैंक के पास जो पैसा आ गया, मान लीजिए कि ये बैंक के पास तमाम माध्यमों से पैसा आके इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब इस पैसे को करे क्या, क्योंकि ये तो इसकी जिम्मेदारी बन गई कि इस पैसे से मुझे लाभ कमाना है। एक जो बड़ा धनराशि इकट्ठा हो गया, इसको हमको लाभ कमाना है। तो वो लाभ कमाने के लिए 2 काम करता है, 2 जगह जाता है। एक तो पहला लाभ रहित निवेश करता है और दूसरा है लाभदायक निवेश करता है। अपने जो पैसा लगाने का काम होता है वो 2 जगह लगाता है, एक तो लाभ रहित निवेश और दूसरा लाभदायक निवेश। लाभ रहित मतलब कि कुछ पैसा ऐसी जगह लगाता है जहाँ से उसको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वो चीज़ें लाभ के लिए सहायक होती हैं। जैसे आप बात करते क्या होता है, तो मान लीजिए बैंक है, अब बैंक के कर्मचारियों को बैठने के लिए कुर्सी मेज चाहिए, तभी तो काम करेंगे।
जो कुर्सी मेज खरीदा जाता है वो भी उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो वो लाभ रहित निवेश होता है। बैंक का और फर्नीचर है, अलमारी खरीदेगा, कंप्यूटर खरीदेगा, पंखा, बत्ती, कूलर, एसी सब खरीदेगा तो उसमें पैसा लगता है। प्रिंटर खरीदेगा, तो ये सारी चीज़ें सुविधाजनक होती है, सुविधा प्रदान करती है, ताकि उसी से जो है इन्हीं सब लाभ रहित निवेश से ही लाभ का सृजन किया जा सकता है, यानी कि और उसके बाद शेष पैसा अपना कहीं ऐसे जगह लगाता है जहाँ से वो लाभ कमा सकता है। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हम बात करते हैं। तो हम लोग जैसा कि लाभ रहित निवेश के बारे में बात किया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, रिजर्व कोष में कुछ पैसा अपना रखता है, ऐसी जगह रखता है जो बैंक की बाध्यता होती है कि आपको आरबीआई कहता है कि आपको एक निश्चित कोष जो है हमारे पास भी रखना पड़ेगा और आप एक निश्चित कोष अपने पास भी रखेंगे, ताकि भविष्य की ज़रूरत हो। जैसे हम लोग अपने घर में एक रिजर्व पैसा कुछ रखते हैं कि भविष्य में मजबूरी आई तो हमारा काम आ सके, तो उसको हम कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं, जो बैंक अपने पास यूँ ही रखा रहता है, उस पैसे का कोई लाभ नहीं कमाता, तो उसको लाभ रहित निवेश कहेंगे। आगे है ग्राहकों के भुगतान हेतु नगद, यानी बैंक जब ये मान के चलता है कि बैंक सुबह खोलेंगे तो कुछ लोग पैसा मांगने आएंगे मेरे पास, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं रहेगा, मैं उनको नहीं दूंगा तो उनका साख खत्म हो जाएगा, कहेंगे तो बैंक बेकार है। तो इसलिए कुछ न कुछ नकदी अपने पास रखे रहता है, बक्से में रखे रहता है, अपने लॉकर में रखे रहता है और ला करके उसको मांगे जाने पर देता है। और कुछ इसे मृत स्कंद की बात करें, डेड स्कंद जैसे होता है आपका, वही भूमि हुआ, भवन हुआ, फर्नीचर हुआ, स्थायी संपत्तियां हुई, इसको ये भी एक लाभ रहित, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो जो लाभ रहित निवेश आपका है, बैंकों का जो लाभ रहित निवेश है वो दो प्रकार से हो गया। एक तो नगद कोष के रूप में जो रखते हैं और दूसरा जो है मृत स्कंद के रूप में जो रखते हैं। तो और जो मृत स्कंद आपको समझ में आ गया होगा, फर्नीचर वगैरह, भवन इत्यादि इत्यादि। और जो आपका नगद कोष है वो होता है कि एक आरबीआई के नियमानुसार जो नगद रिजर्व रखते हैं उसको कोई छू नहीं सकता, उसको उतना पैसा आपको अलग से रखना ही पड़ेगा। और दूसरा होता है कि अपने पास जो आप लाकर में रखे रहते हैं कि कल ग्राहक आएगा सुबह मांगने के लिए पैसा तो उसको हम देंगे, तो वो पैसे, यानी ये दो तरह के पैसे जो होते हैं वो यूं ही पड़े रहते हैं, उसका कोई लाभ आप नहीं कमा पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये होगा। आगे दूसरा आपका जो था, दूसरा प्रकार बैंकों द्वारा जो लाभदायक निवेश करते हैं वो क्या है, तो ये दोनों प्रकार आपका है। अगला उसके लिए है कोषागार विपत्र, यानी सरकार द्वारा कुछ सरकार को जब धन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरह का बांड जारी करता है। एक तरह से इस पर लिखा रहता है कि ये 10,000 रुपया इस पर लिख दिया और कह देगा कि ये जो है, ये आमतौर पे जो कोषागार विपत्र सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं 90 डेज के लिए होती है, 90 डेज के लिए होती है, 90 दिनों के लिए, यानी कि एक सेकेंड, नाइन्टी डेज के लिए होती हैं आपकी ये सरकारी कोषागार विपत्र। और कोषागार विपत्र ट्रेजरी बिल होता है, ये भी आरबीआई द्वारा जारी किया जा सकता है। आरबीआई भी कुछ पत्र जारी करती है जिसको कि केंद्रीय बैंक का ऋण पत्र होता है, वो भी एक इस तरह सर्टिफिकेट जारी कहती कि आप बैंकों से कहेगी आप इसको खरीदो और आपको जो है हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसको हमको देना, हम वापस आपको कर देंगे, इसके बदले में उसको लाभ मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए आरबीआई ने इसको 1,000 रुपये में भी दिया है, यानी कि बैंक इसको तो उसी समय कह देगा कि आप इसको 1,000 रुपये का है ये, तुम 1 महीने के लिए मुझसे ले लो, 1 माह के लिए ले लो, लेकिन मुझे बस खाली तुम 900 रुपया देना, 900 रुपया मुझे दोगे और 100 रुपया का तुमको देखो लाभ हो रहा है। और 1 महीने बाद तुम हमको, जब हमसे आप वापस करोगे, हम तुमको 1,000 रुपया देंगे। अभी तुम हमको 900 रुपया दे रहे हो, ये कागज़ का टुकड़ा ले लो हमसे और तुम हमको 900 रुपया दो, और 1 महीने बाद जब तुम हमको ये कागज़ का टुकड़ा वापस दोगे तो हम तुमको 1,000 रुपये देंगे, यानी कि आपको 100 रुपये का लाभ होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं ये प्रतिभूतियों के खरीद विक्रय में। दूसरा आगे बढ़ता है तो बैंक को, एक तरह से वो बैंक को लाभ हो गया 100 रुपया, और आगे बढ़ इस तरह अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। तमाम ऐसे नगर निगम हैं, अन्य संस्थाएं हैं
वो अंश पत्र ऋण पत्र जारी करते हैं और बैंक उसको खरीदता है, उस पर निवेश करता है। व्यापारिक विपत्रों को भुनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को भुलाने खरीदने बिकने बट्टे पर उसको बेचता खरीदता है और उसमें भी बैंक को लाभ होता है। ऋण प्रदान करता है, जैसा कि आपको बैंक के कार्य के बारे में जान गए कि जमा करना और ऋण प्रदान करना, तो उसी ऋण को ऋण तो कई 3-4 प्रकार से ऋण प्रदान करता है। पहला तो है कि आपका अल्पकाल के लिए जो ऋण देता है उसको याचना मनी, काल मनी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मनी कहते हैं, नगद साख कहते हैं, कैश क्रेडिट कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़िएगा, आपको कोई समस्या आएगी तो बात करिएगा। ऑर्डिनरी ऋण देता है, अधिविकर्ष देता है, तो इन सारी चीज़ों को देने के बाद देता है। जब बैंक किसी को सुविधा देता है उसके बदले में वो जो है लाभ कमा, उसमें पैसा चार्ज करता है और उसको उस तरह का लाभ मिलता है। और लंबे समय के लिए भी उधार देता है, उसमें उसको और लाभ मिलता है। जो ये तो आपका हो गया ऋण देना, यानी कि बैंक के पास पैसा आया, 5 माध्यमों से जो वो बैंक जमा कराता है, और उसके बाद फिर इसने निवेश कर दिया 2 जगह से, लाभ रहित और लाभदायक, और फिर सारा पैसा गया, फिर उससे लाभ कमा लेगा। अब आगे बात आती है जो ऋण दे रहे हैं, ऋण देते समय हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अल्पकाल के लिए ऋण देना चाहिए, लंबे समय के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए, खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। हाँ, वो जो कोई व्यक्ति है उससे पूछें क्या करने के लिए पैसा ले रहे हो, शादी ब्याह मुंडन करने के लिए मत दो। हाँ, अगर तुम दुकान खोलना चाहते हो, अच्छा चलो ले जाओ पैसा, क्योंकि दुकान खोलोगे तो तुम लाभ कमाओगे, तो पैसा हमारा चुका सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सट्टे बाजारी के लिए मत दीजिए, ऋण नहीं देना चाहिए। सट्टा खेलोगे, हार गए तो पैसा कहाँ चुकाओगे। तो ये कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना चाहिए ऋण देते समय कि हमारा पैसा वापस आ जाए। जैसे हम आमतौर पे करते हैं व्यक्तिगत जीवन में लोगों को, कि हम उसी को पैसा देते हैं जिससे हमारा पैसा वापस आने की उम्मीद रहती है। और ऋण में विविधता होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति को नहीं, सबको दो। जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी जा रहा है उसको दो, उद्योगपतियों को दो, व्यवसायियों को दो, किसानों को दो, सभी क्षेत्रों के लोगों को ऋण देना चाहिए। और छोटी छोटी अमाउंट देना चाहिए, एक ही व्यक्ति को ढेर सारे अमाउंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लेके भाग भी सकता है। अब आगे देखना चाहिए कि ऋणी का चरित्र क्या है। जो उधार मांगने आया है वो उसका स्वभाव, उसका साख कैसा मार्केट में, क्या वो ईमानदार है, लेकर के पैसा लौटाता है कि नहीं लौटाता है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका उपयुक्त जमानत, यानी कि किसी को अगर पैसा दे रहे हैं तो उससे कुछ न कुछ वस्तु रखवा लीजिए, उसकी अचल संपत्ति गिरवी रखवा लीजिए, नहीं तो वो कल को भग सकता है, तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। तो हमेशा जो है जमानत पे जो वस्तु के मूल्य से ऋण की राशि कम होनी चाहिए। ऋण को नवीनीकरण नहीं करना, कि एक व्यक्ति उधार लेके गया और दोबारा कहता फिर दीजिए, तो मत दीजिए उसको। ऋण राशि एवं नगद कोष में उचित अनुपात, यानी हमेशा सदैव आपको ऋण बांटने में और अपने पास जो नगद रखें उसमें अनुपात सुनिश्चित रखना चाहिए। संस्थाओं को ऋण देना चाहिए। प्रतिभूतियों में धनराशि लगाना, बैंक अपनी रकमों के, जैसे कि प्रतिभूतियाँ, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ हुआ, किसी कंपनी का बांड खरीदना चाहिए। इससे होगा कि आप बैंक मजबूत रहता है, उसको लाभ होता रहेगा। और सदैव राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना चाहिए सब कुछ करने के बाद, करते समय। आगे आपका है ऋण जो दे रहे हैं उसके लिए जमानत क्या देना चाहिए। तो व्यक्तिगत जमानत होता है, किसी व्यक्ति के ईमानदारी का प्रमाण पत्र ला करके देता है कि ठीक है भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, आप इसको दे दो, मैं इसको जानता हूँ, अगर ये पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा, तो ठीक है भाई ले जाओ। तो इस तरह से जमानतदार के बगैर नहीं देना चाहिए। कुछ सहायक जमानतें होती हैं, जैसे में कि आपका भौतिक रूप से, यानी कि अचल संपत्तियाँ रखनी पड़ती है, कुछ बॉन्ड रखने पड़ेंगे, कुछ आपके अंश पत्र, कुछ आपका जमा है, इस तरह की चीज़ें रख करके तभी आपको उधार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे बैंक की कार्यप्रणाली, उसमें सारी बातें आ गई। आपने पढ़ा आज कि बैंक कैसे जमा लेता है और कैसे अपने पैसे को निवेश करता है, और निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा
कोई समस्या आएगी तो फिर बात होगा, और आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से अपने कॉपी में हल कर लीजिएगा।